बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आप जो बच्चे आज न्यू आए हो, आई थिंक पीएससी के एग्ज़ाम ऑफ हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। चलो, अल्लाह ताला कामयाब करे आप लोगों को। अच्छा, ऐसा है कि अभी तक टोटल सिर्फ 6 लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें से बल्कि आज 6 है, 5 लेक्चर्स हुए हैं टोटल, जिनमें से फर्स्ट 1.5 लेक्चर जो होगा दैट वाज अबाउट ओरिएंटेशन, और उसके अंदर हमने सिर्फ यही डिस्कस किया होगा शायद पेपर में क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब्जेक्ट कितना इजी है, कैसे टैकल करेंगे, बला 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 बला। क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है? लेकिन वो हाईली इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि आप उस ओरिएंटेशन को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें मुझे ऐसा लगता है कई दफ़ा मैंने इतने लेक्चर्स बाकी शायद जो पढ़ाए हैं वो इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है जितना वो 1-2 लेक्चर्स जो हैं वो शुरू के वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बच्चा पीआरसी से आता है तो एक डिफरेंट शिफ्ट है इन द एग्ज़ाम। अभी तक आप एमसीक्यूज़ में जी रहे थे, अब थ्योरेटिकल पेपर देना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो रिवील हो जाएंगी, बहुत सी वीकनेसेस हैं स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम में रिवील होंगी स्टूडेंट्स के ऊपर और एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है जी। उन चीज़ों का ख्याल रखना है, पहली बात। टोटल 5 लेक्चर्स हैं सो फॉर जो रिकॉर्ड हुए, वो अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उस दिन नहीं भी हुए थे तो आज इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर जो क्रिसेंट का चैनल है उसी के ऊपर प्ले लिस्ट के फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे। आप एक को क्लिक करेंगे तो कॉन्टीन्यूस लूप में आपको बाकी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज ही सारे ले लो, लेकिन ये है कि कोशिश करो कि अगले 5-6 दिनों में, 10 दिनों में एक एक लेक्चर करके, हाफ ऑफ लेक्चर करके आप उसको टेकअप कर लो, ताकि आपका वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप हमारे साथ अलाइन कर जाओगे। अगली बात आपको समझ आएगी, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको शायद आज से लेक्चर समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, लेक्चर समझ आ जाएगा। मैं कुछ छोटी थोड़ा सा अजियत रहेगी जो पुराने बच्चे हैं, मैं कोई बात हो सकता है थोड़ी डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूं ताकि पीछे वाले भी मेरे साथ मिल जाएं, तो वो थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी इससे ज़्यादा हम पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं करे होंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन वो आप पीछे से टेकअप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एक मेकअप क्लास अरेंज की जा सकती है, उसमें फिर ये होगा कि मैं आपके जितने क्वेश्चंस होंगे अगर कोई रेलिवेंट तो वो उसमें ले लूँगा, टेकअप कर लूँगा, ठीक है जी। आप पहले एक दफ़ा लेक्चर ले लो, फिर उसके बाद एक मेकअप क्लास अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस जर्नी, ओके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई बिलीव कि आप लोग मेरे साथ जो आज आए हो उनको भी समझ आएगा, इसीलिए ज़रा कॉन्फिडेंस रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने आई बिलीव एग्जाम्पल 19 तक पढ़ लिया था, 18 तक, 19 भी हो ही गई थी शायद, नहीं, एक मिनट ठहरिएगा। डेथ वाली बात, पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो गया था आई थिंक सर, ओके ओके जी। सिर्फ एडिशनल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ये 2-3 बातें शायद आपको अभी ऊपर से गुजर जाएं या समझ आ जाएं, अच्छी बात है। अगला जो टॉपिक है इससे साथ ही स्टार्ट होने लगा, वो आप लोगों को समझ आएगा जो आज आए हो, ठीक है। अच्छा जी एक बस और बात जो मुझे याद आ गई, आप लोगों में से पहले मुझसे कौन पढ़ा है या कोई भी नहीं पढ़ा हुआ जो आज आए हैं? पहले नहीं, जो आज आए हैं कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, ओके। क्लास का डेकोरम ये होगा कि एग्जाम्पल्स हम क्लास में आप लोग खुद पढ़ा करोगे, ठीक है। और कुछ नहीं समझ आएगी तो क्लास का एटमॉस्फेयर ये बन चुका हुआ है कि आप कोई भी एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन भी प्रॉब्लम कर रही है तो आप बिला झिझक पूछोगे और कोई दूसरा बच्चा उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, डोंट वरी, क्योंकि क्लास का डेकोरम ऐसा है, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा होमवर्क जो मैं घर से लिखने के लिए दूंगा वो आप लिख कर आओगे, ठीक है, ताकि आप अपनी करतूत पेपर पे डालना सीखना शुरू करो। अभी तक आपने एमसीक्यूज के ऊपर मार्क लगाया है, आपकी वीकनेस रिवील नहीं हुई। इस पेपर का जो फेलियर रीज़न है, बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग है। ये पेपर मुश्किल नहीं है, बच्चा लिख नहीं पा रहा, और रीज़न यही है एग्ज़ाम रिजल्ट बहुत अच्छा भी हो, 45% रिजल्ट आता है, बट स्टिल दिखने में लगता है बड़ा लुक्रेटिव नंबर है 45% ना सीए की फील्ड में। लेकिन मज़े की बात यह है कि 10,000 बच्चा अपीयर होता है, 4500 बच्चा पास होता है अंदाजन, तो कितना को फेल होता है? ठीक है, 5,500 के करीब। मैं वैसे टोटल 9,000 अपीयर होता है समथिंग, तो एक ह्यूज नंबर है जो फेलियर हो रहा है। और फेलियर की रीज़न सिर्फ एक है, राइटिंग, क्योंकि बच्चा फेल हो रहा है 40 समथिंग में, 42, 43, 44 इतने मार्क्स में फेल हो रहा है। क्या बात समझ आ गई जो न्यू आए हैं? चलो ज़रा स्टार्ट करते हैं। एडिशनल पॉइंट ये 2-3 मैं बस लास्ट कंक्लूड कर दूं। इस चैप्टर के अंदर हम 2 बेसिक एलिमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑफर एंड
एक्सेप्टेंस। और अभी तक हमने सिर्फ ऑफर के बारे में डिस्कस किया, तो उसके लास्ट 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। बड़ी आसान सी बात है, आपने प्रपोजल भेजा, ठीक है, आपका नमूना सामने वालों को पसंद नहीं आया या उनका इस्तिखारा ठीक नहीं निकला, तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिजेक्शन आएगी, आपका नमूना नहीं बन। सो एक दफ़ा जब रिजेक्शन आ गई, ऑफर, अच्छा हमारे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर रियलिटी में होता क्या है, मैंने आपको ऑफर भेजी, गुड्स भेजी सपोज, और आपने गुड्स एक्सेप्ट नहीं की, कोई बात नहीं, ऑफर ख़त्म, आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करोगे और आपको कहीं और से नहीं मिली तो आपने मुझे फ़ौरन कॉल किया, मुझे गुड्स भेज दो, मैं क्या करूँगा, रुस के बैठूँ, नहीं अब नहीं भेजनी, आपने पहले क्यों इनकार किया, नहीं मैं भेज दूंगा, बिकॉज आई एम हेयर टू अर्न प्रॉफिट। समझो बात को, रियल वर्ल्ड थोड़ी सी आगे चल रही है, एडवांस, ये बातें पुरानी हो गई अब, ठीक है। लेकिन एक और बात समझो, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हमने दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव कर लिया, इस एग्रीमेंट को, इस प्रॉमिस को अलाइव कर लिया कि हाँ भाई, क्योंकि मैं भी बेचना चाहता हूं और उसे भी गुड्स चाहिए, ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, सो हमने कर लिया। लेकिन लॉ की नजर में जब मैंने पहली दफा ऑफर की और इसने रिजेक्ट कर दी, ऑफर खत्म। अब कल को ये आ भी जाए कि हाँ हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं और ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लॉ कहेगा जनाब ऑफर खत्म हो चुकी। क्या बात समझ आ रही है? दूसरी चीज, काउंटर ऑफर। अक्सर बाजी दुकान पे जाती है, वो कहता है बाजी 5,000 का सूट है, बाजी शुरू कहती है 500 दूं। मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूं, ऐसा होता है, चलो 500 नहीं 1000 से शुरू कर लोगे, ठीक है। सो होता क्या है, फॉर एग्जांपल शॉपकीपर हूं, आई वांट टू सेल समथिंग, तो मैं कहता हूं बाजी ये सूट बेहतरीन 5,000 का मिलेगा बाजी, आपके लिए 5,000 का। बाजी ऐसे कहती है 500 दूं, आई एम मेकिंग एन ऑफर, सो मैं ऑफरर हूं, बाजी क्या है, ऑफरी, ठीक है। लेकिन उसने आगे से क्या कर दिया है, काउंटर ऑफर। अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीजें चल रही हैं कॉमनली, आप दुकान पे जाते हो, आप कहते हो 500 की, आप वो 5,000 की, आगे से जवाब आया 500, मैं कहूँ नहीं नहीं बाजी क्या करें, खुदा का खौफ खाएं, तौबा करें। और उसके बाद मैं कहूँगा जी चलें आपके लिए 4500, बाजी फिर शुरू करती है 200 रुपये ऊपर करती है, 700 रुपये ले ले, और करते करते ये बार्गेनिंग चलती रहती है और अल्टीमेटली किसी प्राइस के ऊपर आके हम दोनों कंक्लूड कर। ऐसा होता है ना बिजनेस वर्ल्ड में, आमतौर पर आप लोग भी करते होगे। ये जो आप लोगों को म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ कर लेते हो, ये आप लोगों की म्यूचुअल कॉन्सेंट, बाहमी रजामंदी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वरना लीगैलिटी समथिंग डिफरेंट, लॉ कुछ और सिखाएगा। अब एक और बात, बार्गेनिंग पावर एक्चुअली जो फोर्स कर रही है, मेरी सुबह से बड़ी अच्छी टका के सेल हुई हो और ये वाली बाजी आए, तो मैं कहूंगा इनको धक्के दे दो, ठुड्डे भी मार देना दो, ठीक है, कि दोबारा ना आए मेरी दुकान पे। और अगर सुबह से मेरी कोई सेल नहीं हुई, बिस्मिल्लाह नहीं की, वो जैसा वर्ड बिजनेसमैन यूजुअली वर्ड यूज करता है, बिस्मिल्लाह नहीं की, तो फिर क्या करूंगा, कोशिश करूंगा ये जो कस्टमर आया ये खाली हाथ मत जाए। तो जितनी भी लोएस्ट मार्जिन पे मैं बेचना चाहूँ, मुझे ऐसा लगता है कई दफा मैं कॉस्ट पे भी शायद बेच दूं, कि जितने की खरीदी उतने की बेच दूं, कि चलो यार कुछ कैश तो आएगा ना बिजनेस के अंदर, मेरे पास कैश भी तो चाहिए मुझे बिजनेस चलाने के लिए, डेली के एक्सपेंसेस हैं। सो समझाना चाह रहा हूं, बार्गेनिंग पावर की वजह से हम कहीं भी कंक्लूड कर लें, वो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लॉ समथिंग डिफरेंट, लॉ कहता है मैंने ऑफर की, बाजी ने काउंटर ऑफर कर दी, मेरी ऑफर खत्म हो गई, अब पोजीशन चेंज हो गई है, अब ये ऑफरर है, द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर, एंड आई एम द एक्सेप्टर, आई एम द ऑफरी, जिसने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सपोज अज्यूम करें कुछ ऐसा ही सिनेरियो पेश आया, सलमान ने ऑफर की, मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं, से ये कोई बाजी है, ये लें, थोड़े से बाल भी बना देता हूं, ये कोई बाजी है, ठीक है जी, ए बाजी बना देते हैं। सो सलमान ने ऑफर की गुड्स, ठीक है, एट से 5,000 रुपीज, काउंटर ऑफर आई 500 रुपए की, लो जी ये काउंटर ऑफर आ रही है 500 रुपए की गुड्स, ठीक है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, ये वाली ऑफर खत्म हो गई, इनफैक्ट ऑफर खत्म हो गई, ये ऑफर थी ना, मैं इसको गायब कर देता हूं, ये ऑफर थी, ये खत्म हो गई। अब पोजीशन चेंज हो गई है, पहले मैं ऑफरर था, ये ऑफरी थी, अब ये ऑफरर है और मैं ऑफरी हूं, मैंने रिफ्यूज कर दी, टर्न डाउन, लो जी खत्म, ये ऑफर भी खत्म। अब बाजी कहती है चलें ठीक है दें 5,000 का, सपोज मैं कहूं बाजी अब आपको बेचना ही नहीं है, आप दफा हो जाए यहां से, सपोज प्यार इज्जत के साथ कहूं
आप चली जाए यहां से। अब बाजी के मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफर थी 5,000 की, मैंने एक्सेप्ट कर ली, इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो तेरे खिलाफ केस फाइल करूंगी। तो वो केस फाइल कर देती है, सपोज यहां पे बाजी ए जो है केस फाइल करती है सलमान के खिलाफ। इज इट सस्टेनेबल? नो, डिसमिस्ड हो जाएगा ऑन द ग्राउंड कि ऑफर अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एक्सेप्टेंस काहे की? तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है जिसके ऊपर हमने लड़ाइयां करनी है, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर, अभी तो ऑफर ही एक्सेप्टेंस में हम फंसे हुए हैं। इसी बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, सपोज सलमान सा पठान हो, मैंने 5,000 का कहा, बाजी ने 500 का, लाए दे बाजी 500 दें। पढ़ा कई दफा ऐसा होता है आपकी जेब में 500 भी नहीं होता, आप जान छुड़ाने के लिए उसको बोलते हो कि नहीं 500 दूं, वो कहते हैं हाँ दो आगे से। अब आप समझो 500 कौन सी जेब से निकालो। सो समटाइम्स मैं कहता हूं चलो, उन्होंने ये 500 कहा और सलमान साहब ने कहा लाए दें, तो ठीक है ना यार, पोजीशन चेंज हुई, ये ऑफरर थी, इन्होंने ऑफर की और मैंने एक्सेप्ट कर ली, इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नाउ। समझो बात को। तो मैं समझाना ये चाहा कि काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाती है, लेकिन काउंटर ऑफर करने वाली ऑफर, जिस बंदे ने ऑफर की है, दूसरी पार्टी अगर एक्सेप्ट कर ले तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बात समझ आ गई? सो एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय, ऑफर खत्म हो जाएगी अगर काउंटर ऑफर हुई। अ काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय द ऑफरी, ऑफरी की पोजीशन चेंज होगी ना, ए ऑफरी थी तो उसने ऑफर कर दी इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जो नहीं आए हैं उनको भी समझ आई है कुछ थोड़ी सी? चलो जी, एमसी कुचल का जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। जल्दी से इस केस को जरा पढ़िए प्लीज। ये ओरिजिनल केस है, जो आज आए हैं उनको बता दूं, आपको यहां से समझ आती है। द वन हु इज पुटिंग द पिटीशन, जो केस फाइल कर रहा होता है बेटा, टाइटल में उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जिस तरह वहां पे मिस केस फाइल करी थी ए वर्सेस सलमान, तो इसी तरह यहां पे देखो निहाल चंद वर्सेस अमार नथ। ओ सो अमार नथ के खिलाफ केस, तो ये होगा पिटिशनर जो केस फाइल कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू डिफेंड द केस। अमार जो है तो इसको बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है जी, चलो पढ़ो जरा, केस पढ़ो, सॉल्यूशन समझो ज़हन में, फिर सॉल्यूशन पढ़ो। जी सबने पढ़ लिया? समझ भी आई है? कोई ऐसा जिसको ना समझ आई हो? अच्छा एक चीज़ और, टेस्ट जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, क्योंकि तब तक हम उतनी कुछ कवरेज कर लेंगे कि हम टेस्ट वाला सिलेबस कवर कर लें। तो फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह फिर चलता रहेगा, हर वीक में कुछ ना कुछ हम लोग टेस्ट में परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलो वापस आता हूँ। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी, एक दफा जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कंसिडरिंग वो तमाम बाकी एलिमेंट्स पूरे होते हुए, ये मैं पुराने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, ठीक है? तो अगर बाकी तमाम, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ देगा। देखो एक ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पुरानी बात है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा यहां पे हैं दो लोग, सलमान और मिस ए, सलमान की जो ऑब्लिगेशन है वो ए का राइट है, और ए की ऑब्लिगेशन है जो वो सलमान का राइट है। सलमान इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स, जो कि ए का राइट है, और ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, टू गिव 5,000 रुपीज, टू पे 5,000 रुपीज, जो कि सलमान का राइट है। कोई एक बंदा अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगा तो दूसरे का राइट डैमेज होगा, और अगर अपना राइट डैमेज हुआ तो मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। क्या बात समझ आ रही है? अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। क्लियर? और ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा होता है, जो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा, यूजुअली वी कॉल हिम डिफॉल्टर। और जैसा फॉर एग्जांपल ए पैसे नहीं दे रही, चीज ले ली है, तो ए डिफॉल्टर है। क्या बात समझ आई? ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एस क्या कहलाएगा? बेचारा वो मजलूम जिसके साथ पैड़ी हुई है, उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी।
जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है। सो हमेशा एग्रीव्ड पार्टी जिसका राइट डैमेज होता है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोर्ट बहुत अच्छी है, 1-2 जनरेशन लगाती है, केस का फैसला कर देती है। आपके पोते शोते इंशाल्लाह केस जीत ही लेंगे। चलें जी, पढ़िए एग्जाम्पल 20 और 21। ना समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। जी किधर? हाँ, हेल्ड, देयर वाज नो, हेल्ड का मतलब डिसीजन हो रहा है, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एज हामिद बाय ऑफरिंग 950 हैड रिजेक्टेड द ओरिजिन, पहले कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया काउंटर ऑफर के ऊपर, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ऑफर ही खत्म हो गई, और जब ऑफर नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की स्टेज है, अभी हम बेसिक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया जिन्होंने, बेसिक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है। हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है जो हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे नहीं, हमें 3 चैप्टर लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। और यहीं पे एक जिक्र कर दूं कि बुक्स आप कोई भी यूज कर सकते हो, हम स्टैंडर्ड के तौर पे आईकैप की स्टडी टेक्स्ट है, एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कॉपियर के पास से मिल जाएगा, मैंने मॉडिफाई की हुई है टू सम एक्सटेंट, तो वो मिल जाएगा, या फिर आसिफ साहब की बुक अवेलेबल है, या कोई भी ऑथर और आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ओपन है, कोई इशू नहीं है इस पर, ठीक है जी। जी प्लीज, लेकिन स्टैंडर्ड के तौर पे हम इसी बुक को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आई कैप का एग्जामिनर बाउंड है कि वो क्वेश्चन इसी बुक से बनाए। जी क्वेश्चन, नहीं सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इतना होगा कि मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो, जैसा मैं पढ़ाता भी यूजुअली पूरा टॉपिक ही हूँ, वो कंप्लीट होने तक आपको वो देखो, ये लॉ जो है ना ये कंपाइलेशन है, अपने से कुछ नहीं लिख सकते, और ना आसिफ साहब ने लिखा हुआ है, तो आप जितना हम पढ़ेंगे उतना एज इट इज आपको आसिफ साहब की बुक में मिलेगा। हाँ वर्डिंग रिफ्रेज होगी, सिंपल रिफ्रेजिंग होगी, तो वो मैंने भी कर दी हुई है इस बुक में, तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी चॉइस है, जो मर्जी चूज करो, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। लॉ बनाने वाले वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में आप लोग बांदर बैठे बेचते हो ना इलेक्शन में, ठीक है। हाँ इस दफा हमने नहीं भेजे ये, वैसे हमें इस बात का गरूर है कि इस बार 47 वाले गए हैं, फॉर्म 47 वाले, 45 वाले बाहर ही हैं अभी, बस इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना बड़े भाई लेने आ जाएंगे, ठीक है। सो अभी मैं पढ़ाना चाहता हूँ कुछ देर। सो 2021 जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है जी? ऑब्वियसली ऑफर कर रहे हैं, ऑफर का मकसद दो होता है, टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं या किसी काम से रुक जाना चाहते हैं, मकसद क्या होता है? वो आगे से हाँ कह दे, यही मकसद है ना। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिसको आप ऑफर कर रहे हो, सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, अपनी रजामंदी दे दे। आपने गुड्स ऑफर की, उसने एक्सेप्ट कर ली। आपने गुड्स का कहा आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू यू फॉर 1 लाख, उसने कहा ठीक है कबूल है भेजो, ठीक है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, therefore the act of signifying the assent to the offer is acceptance। एग्जाम्पल पढ़ो, अब आगे वाली बातें पढ़ने वाली हैं, पहले जरा एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर हम एक छोटी सी केस स्टडी पे आते हैं ताकि मैं उससे कुछ समझा सकूं। जी समझ आ गई। लो जी, अब जो नए बच्चे भी हैं उनको अगली बात पूरी समझ आएगी, तो बस अब ये जो एक्सक्यूज थोड़ा सा चल रहा होगा कि नहीं नहीं हमें तो हम आज पहले दिन बैठे हैं नहीं समझे, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। सो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने पहला एलिमेंट पढ़ लिया है, हम दूसरे एलिमेंट की डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस की। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे लॉ के अंदर। अब मैंने पहले भी जिस तरह बोला कि जो बिजनेस वर्ल्ड है वो कहीं आगे चले गई है, हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज 1872 और 1872 का, पाकिस्तान बनने से पहले का एक्ट है जो आज भी चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं,
गलत नहीं है आज भी, आउटडेट नहीं है, और सॉरी गलत नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड उससे कहीं फास्ट हो चुकी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ चुके हैं। जैसा फॉर एग्जांपल उस जमाने में पोस्ट के अलावा और कुछ था नहीं, आज के ज़माने में जो डिलीवरी सिस्टम है या जो कम्युनिकेशन मोड है वो बहुत फास्ट है। आपने आज ऑफर करनी है तो द बेस्ट वे टू मेक एन ऑफर इज द ईमेल। बिजनेस वर्ल्ड सारी ईमेल पे चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है, इन्हीं दो पे आपको ऑर्डर प्लेस होता है। बात समझ आ गई? आज खत लिख के कोई ऑफर नहीं करता और ना खत लिख के उसका जवाब दिया जाता है। वो सिस्टम कम्युनिकेशन मोड बहुत पुराना हो गया, तो बातें पुरानी लिखी हुई हैं, तो गलत नहीं है लेकिन पुरानी है। क्या बात समझ आ रही है? सो अभी जो हम एक्सेप्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस के प्रिंसिपल, वो पोस्टल सिस्टम पे अप्लाई होते हैं, और पोस्टल सिस्टम आज के ज़माने में बिजनेस वर्ल्ड में हैसियत नहीं रखता। लोग पोस्टल सिस्टम से अपने अब जो कॉन्फिडेंशियल या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं नहीं भेजते। क्या बात समझ आ रही है? इवन के कई दफ़ा होता है आपने इंटरनेशनल कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हो तो लोग टीसीएस पे भी एतबार नहीं कर रहे होते, हालांकि बड़ी क्या कह सकते हैं, सिक्योर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, बड़ा लोगों का ट्रस्ट है, राइट, लेकिन स्टिल लोग यूज़ नहीं करते, अपनी पासपोर्ट वगैरह चीज़ वगैरह भिजवाने के लिए नहीं यूज़ करते। वो यूजुअली M&P का सहारा ले रहे होते हैं या फेडेक्स का सहारा ले रहे होते हैं। रीज़न क्रेडिबिलिटी। क्या बात समझ आ रही है? सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, मोहब्बत की दास्तानों में लैला मजनू आज भी दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे। अच्छा, वापस आता हूं। अब जरा हमने पोस्टल सिस्टम को समझना है और एक्सेप्टेंस को समझना है। अच्छा, थोड़ी सी सियासत से लगाव है ना? ना भी हो तो पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 साल में 9 मई के बाद कुछ सियासत की तो समझ सब बच्चे को आ गई है। चलो जी, बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली तुम लोगों ने यूट्यूब पर डलवा देने हैं ऑफर लेटर। लो जी, अब अज्यूम करते हैं बिलावल साहब ने कुछ सर्विसेज ऑफर की शेख रशीद साहब को, ठीक है? हाँ, मैं, चलो रहने दो, मैं उस तरफ सपोज एक ऑफर सर्विसेज ऑफर की और उसके हवाले से एक लव लेटर लिखा उन्होंने 1 मार्च 1875। मैं जरा पुराना डेट डालिए ताकि जरा समझना आसान हो जाए। सो ये उन्होंने एक ऑफर लेटर लिखा, जो सॉर्ट ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाहते थे, तो उन्होंने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया। ऑब्वियसली लेटर ट्रैवल करते हुए कराची से पिंडी बॉयज के पास 5 मार्च को पहुंचा। अज्यूम करें, मैं अज्यूम किए फैक्ट्स। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि ऑफर कब कम्युनिकेट समझी जाएगी, कब समझा जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई? जब ऑफरी को मिल जाए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन या ऑफरी। जब ऑफर का दूसरी पार्टी को पता चल जाए तो ऑफर कंप्लीट हो गई। तो टेक्निकली ऑफर लेटर 1 को लिखा गया, बट ऑफर कंप्लीट हुई ऑन 5 मार्च। क्या बात यहां तक समझ आ गई? लो जी, शेख रशीद साहब ने वो लेटर पढ़ा और एक्सेप्टेंस लेटर, मैं ऑब्वियसली 1-2 दिन लगाए पढ़ने में और समझने में, और अपना एक्सेप्टेंस लेटर 7 तारीख को लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर ट्रैवल करता करता लाइकवाइज 5 दिनों में वापस बिलावल तक पहुंच गया। अभी अगर बिल्कुल विन विन सिचुएशन क्रिएट करके चलें तो ऑफर हुई, ऑफर कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस हुई, और एक्सेप्टेंस इस स्टेज पे जाके कंप्लीट हो गई। अगर बाकी एलिमेंट्स भी पूरे हो जाएं तो इस स्टेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, कि एक ऑफर भी कंप्लीट हो गई और एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट। इसका मतलब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया बिटवीन बिलावल एंड शेख साहब ऑन 12 मार्च 1875। इस एक्सेप्टेंस के बाद कोई बैकफुट करना चाहे तो नहीं कर सकता। अब कोई अगर पीछे हटेगा अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से, बिलावल सर्विस ना दे, शेख रशीद पैसे ना दे टाइमली, कोई बंदा भी अगर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से पीछे हटा तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा और वो डिफॉल्टिंग पार्टी, और दूसरी पार्टी क्या बन जाएगी? एग्रीव्ड पार्टी। सो 12 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो रहा है। क्लियर हो गया यहां तक बात? अच्छा, अब आते हैं उस अप्रोच के ऊपर जहां पे हम कहते हैं यार एक दफा कुछ कह के हम विड्रॉ भी तो कर सकते हैं। जैसा ऑफर के बारे में पढ़ा था कि अगर इसने ऑफर की है तो इसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो विड्रॉ भी तो कर सकता है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर, मैं आज 2 प्रिंसिपल शायद इकट्ठे पढ़ाऊंगा, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल मैं समझाऊंगा पोस्टल सिस्टम के अंदर, क्योंकि दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो ये जो इन प्रिंसिपल है ये आउटडेटेड हो जाएंगे। अभी समझाऊंगा आखिर में कैसे।
यहां तक सब साथ हो, स्पेशली न्यू वंस, समझ आ रहा है? अच्छा, अब समझाना बस ये है कि जी पोस्टल सिस्टम के अंदर लेटर डाल दिया, ऑफर तो इस स्टेज, ऑफर के हवाले से मैंने कहा था, ऑफर अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस बच्चे को ऑफर किया है और मैं विड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, हो सकता है ना मैंने इसको 500 रुपया पर केजी ऑफर किया हो, कोई अच्छा बकरा मिल गया जिसको मैं 700 रुपये पे बेच सकता हूँ, तो बिजनेसमैन हूँ यार, कहाँ बेचूंगा? 700 पे बेचूंगा, हमेशा स्टॉक महंगा बिकता अच्छा लगेगा, तो हो इसको जो ऑफर की हुई है वो विड्रॉ कर सकता हूँ ना, सेकंड थॉट आ सकती है माइंड में, लेकिन उसमें ये हुआ है, लॉ ये कहता है कि भाई आप अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन बिफोर एक्सेप्टेंस, ये हमने पढ़ा था कि इसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले अगर आप अपनी ऑफर विड्रॉ करना चाहें तो कर लें। सो प्रिंसिपल तो यही था, लेकिन जरा आप डिटेल में आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब लॉ यहां पे एक्सेप्टेंस को दो हिस्सों में कम्युनिकेट करता है, एक्सेप्टेंस का ब्रेकअप कर देता है यहां पे। एक्सेप्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है लॉ। लॉ कहता है एक्सेप्टेंस की दो स्टेजेस हैं। नंबर 1 अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर या ऑफरर, आपने जो भी पढ़ना है आप पढ़ लें, आपको कोई मसले वाली बात नहीं है। और दूसरी एक्सेप्टेंस है अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अगेंस्ट द प्रपोजर और अगेंस्ट द एक्सेप्टर। हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ ली कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी जी, जब ऑफर सामने वाली के नॉलेज में, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। अब एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, कब कंप्लीट होगी? लॉ कहते हैं इसके दो हिस्से हैं, अगेंस्ट द प्रपोजर और अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होगी? तो उसने एक्सप्रेस किया। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट बताने लगा हूं आपको बड़ा इलॉजिकल सा लगेगा कि ये क्या बात हुई, तो फिर मैं इतनी सी बात कहूंगा कि देखो मुझे एक बात बताओ, ट्रैफिक सिग्नल लाल देखते हो तो रुक जाते हो रेड लाइट पे, राइट? क्यों? लॉ है। क्यों? कोई लॉजिक है इसके पीछे? चला, वो तो उनकी मोहब्बत है ना तोड़ने पे, लेकिन रुकते क्यों? वाई नॉट ऑन ग्रीन? लॉजिक क्या है रेड के पीछे? कोई लॉजिक नहीं है, सब रुक सब इसलिए रुकते हैं कि डंडे हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए, वो बेचारा वार्डन सिर्फ लाइट स्विच ऑन करने जाता है, पीछे ये धड़ाधड़ जो गुजर सकता है वो गुजर जाता है, ऐसे ही होता है ना। सो फिर रेड पे, रेड मीन्स टू स्टॉप क्यों? लॉ बना दिया ना। देखो लॉ इसीलिए शुरू में एक पहले दिन बताया था, लॉ इसलिए बनाया जाता है टू स्टैंडर्डाइज द बिहेवियर, कि लोगों को सीधा रखना है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बिहेवियर मेंटेन करना है। तो रेड का कहा कि टू मीन्स टू स्टॉप, अब सब उस पर रुकते हैं। हाँ, तोड़े तो कोई बुरा लग रहा होता है, राइट? सब उसे ऐसे देखते हैं। समझा रहा हूं बात, ठीक है? इसका मतलब है आप लोगों ने इन इंसानों को, स्पीशीज को समझा दिया रेड मीन्स टू स्टॉप, इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है। लाइकवाइज जो मैं अब बात करने लगा हूं उसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है। हाँ, लॉ कह रहा है ऐसा है तो बस ऐसा है, ठीक है, वाई नहीं है इसके अंदर। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट समझी जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी अगेंस्ट, अब ये देखो ये प्रपोजर है और ये एक्सेप्टर है, वो कहता है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कम्युनिकेशन अगेंस्ट द प्रपोजर जब ये लेटर लेटर बॉक्स में डाल दिया जाएगा। When the letter put in the course of transmission, तो communication of acceptance complete हो जाएगी against the proposer। दोबारा बोल रहा हूं, letter, acceptance letter posted in letter box। क्या प्रिंसिपल बताया? रेड सिग्नल बताया कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी अगेंस्ट द प्रपोजर उस टाइम जब वो लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर लेटर बॉक्स में डाल दिया। ये वो स्टेज है जिसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। हमने पहले बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, मैंने इसके साथ रेवोकेशन लिंक करनी है, इसलिए कहा कि ये प्रिंसिपल इसलिए बनाए गए हैं, रेड सिग्नल इसलिए बनाए गए हैं ताकि रेवोकेशन को लिंक किया जा सके। वरना तो ऑफरर कहेगा मैं अपनी ऑफर रिवोक करता हूं, वो कहेगा मैं तो लेटर बॉक्स में लेटर डाला हूं, ऑफर रिवोक। तो लॉ ने फिर टाइमलाइन बना दी कि किस स्टेज तक एक ऑफर को विड्रॉ किया जा सकता है। क्या बात समझ आ रही है? तो रेवोकेशन के प्रिंसिपल को
विड्रॉइंग के प्रिंसिपल को लिंक करने के लिए एक्सेप्टेंस को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया। सो अब इसके साथ क्या लिंक किया, मैं ये मिटा रहा हूं जी, कि इस डेट से पहले पहले ऑफर रिवोक हो सकती है। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिख देता हूं जी ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम ना रहे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस would be completed against the proposer when the letter posted in letterbox। तो एक्सेप्टेंस इसने देनी है ना, कंप्लीट समझी जाएगी अगेंस्ट द प्रपोजर इस डेट के ऊपर। क्या डेट है? 7 मार्च 1875। यहां कोई मार्कर अच्छा वाला पड़ा? हाँ सारे 7 मार्च 1875। सो इस डेट से पहले ऑफर रिवोक हो सकती है, लेकिन इसके बाद मैं यहां पे लिख दूं ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर दिस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब है बिलावल ने ऑफर की, ऑफर 5 तारीख तक यहां पहुंची, इसने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया। बिलावल इस 7 तारीख से पहले चाहे जब चाहे अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। उसके बाद अगर ऑफर से पीछे हटना चाहेगा तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इस स्टेज को कोई तो नाम देना था, तो इस स्टेज को नाम दिया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल। सबको समझ आई है? So communication of acceptance against the proposer would be completed on the date when the acceptance letter put in the course of transmission. Clear? जो ही लेटर बॉक्स में डाला, इसके हाथ से अब पावर्स निकल गई। जो उसने हाँ ना करनी थी वो लेटर बॉक्स में चला गया। सो अब शेख रशीद के हाथ में कुछ नहीं है और बिलावल अब रिवोक नहीं कर सकता। ठीक हो गया? अच्छा जी, लेटर ट्रेवल करता करता फाइनली ऑफरर तक पहुंच गया। तो ये वो स्टेज है जहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब देखो, जिस तरह तुमने ऑफरर को एक राइट दिया कि ऑफर देने के बाद पीछे हट सकता है, बैकफुट कर सकता है, तो एक्सेप्टर भी तो एक्सेप्टेंस देने के बाद उसके पास भी तो राइट होना चाहिए कि वो पीछे हट सके। तो उसके पास कितना को टाइम है यहां से लेकर यहां तक कि वो पीछे हटना चाहे। अगर उसने हां भी कर दिया तो कल को ना करना चाहे तो इस तरीके से पहले कर ले। तो कोई तो टाइमलाइन देनी थी, उसको भी तो कोई नाम देना था। तो कहा गया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती है? उसने कहा जब फाइनली लेटर रीचेस टू ऑफर, जब फाइनली उसके पास पहुंच गया। तो इसका मतलब मैं इसके साथ फिर रेवोकेशन लिंक कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि रेवोकेशन, बल्कि रेवोकेशन ही उसी अंदाज में लिखता हूं। मैं अब लिखता हूं एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर दिस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। क्या पहले बड़ी बात, मैंने एक्चुअली में इन दो प्रिंसिपल्स को सेट करने के लिए एक्सेप्टेंस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सो इस डेट से पहले ऑफर रिवोक की जा सकती है, इसके बाद नहीं, और इस डेट से पहले एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है, उसके बाद नहीं। क्या बात समझ आई? इसके बाद ऑफर रिवोक करने की कोशिश की बिलावल ने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद एक्सेप्टेंस रिवोक करने की कोशिश की शेख रशीद ने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफॉल्टर बन जाएगा और दूसरी पार्टी एग्रीव पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाएगी। हेलो, सबको समझ आ गई? अब अगर ये सब क्लियर है सबको, एक छोटी सी बात लिंक करने लगा इसके साथ। सब क्लियर है? पक्की बात है? अब यहां पे एक छोटी सी बात यही है कि देखो,
आज अगर थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझो, और बिजनेस मॉडल है, बेटी को बता दे कि यही क्लास है, वो शायद वापस चली गई है। बिजनेस मॉडल ये है कि आज जो ऑफर जानी है वो किस तरह जानी है, ईमेल पे, विद इन 5 सेकेंड इसके पास, और इसने अगर ईमेल का जवाब अगले 1 मिनट के अंदर दे दिया तो अगले 1 मिनट में आप इस स्टेज पे खड़े होंगे। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे होगा। सो ये जो टाइम लैग था ये तो सारा खत्म हो गया आज की फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। तो ये प्रिंसिपल ही फिर आउटडेट हो गया, गलत नहीं हुआ लेकिन आजकल चल नहीं रहा। तो इसलिए आईकैप जब टेस्टिंग करेगा तो वो आपको मेंशन करेगा कि इन द पोस्टल सिस्टम ये बताओ कि क्या आंसर होगा। क्या बात समझ आई? जी बेटे क्वेश्चन। सर अगर मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखें तो सर ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑफर पे डेज लगा दे कि इतने दिनों में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने accept ये बात हम पढ़ चुके हैं आपके आने से पहले ना, आप जब पिछले लेक्चर लोगे ना तो उसमें ऑफर की कंडीशन में ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर टाइमलाइन डिफाइन हो तो उतनी ही देर में आपने एक्सेप्ट करना होता है, वरना वो ऑफर खत्म हो जाती है। जी क्या क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक्सेप्टेंस के दो हिस्से हो गए, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब मैं जरा बस रिपीट कर देता हूं कि communication of acceptance would be completed against the proposer when the letter actually posted in the letter box या when the letter put in the course of transmission so as to be out of the power of hands of Sheikh Rashid. Or an revocation offer can be revoked before this date but not afterwards. Later on, an acceptance of communication of acceptance would be completed against acceptor when the letter finally reaches to the offerer. ठीक है, acceptance can be revoked before this date but not afterwards. Clear? ठीक हो गया, चलो फिर आओ जरा, यही मैंने नीचे शायद बनाया भी हुआ है तो अब मैंने अब समझा दिया तो ये पढ़ने की जरूरत खास नहीं है, हम डायरेक्टली आके किताब ही पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं जी 2.2.3 communication of acceptance complete. Communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. शेख रशीद के हाथ से बात निकल गई, यहां ना जो करनी थी लेटर बॉक्स में डाल चुका है। Communication of acceptance is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the offerer. करो सॉल्व एग्जांपल 24। सॉल्यूशन बाद में पढ़ना, पहले खुद सॉल्व कर लेना प्लीज। किसी को ना समझ आए तो प्लीज मुझसे पूछ ले। आई बिलीव कि जो ने भी यहाँ बैठे हैं बच्चे आज फर्स्ट डे, उनको भी समझ आ गया होगा, कोई इतनी मुश्किल बात मैंने नहीं की। जी एग्जाम्पल 24 समझ भी आई है, सॉल्व भी हुई है सबसे? ओके चल सकते हो मेरे आगे, डिस्कस ना करूं? प्लीज बता दीजिएगा अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो। अच्छा जी हम आगे चलते हैं, जरा एक छोटी सा प्रिंसिपल भी यहीं से समझ लेते हैं रेवोकेशन का। 2.3 मैं थोड़ा जंप कर रहा हूं, डोंट वरी, मैंने पढ़ाना सारा प्रिंसिपल ही है। रेवोकेशन मींस द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, बैकफुट कर लेना, विड्रॉ कर लेना या कैंसिल कर देना। ये ऑफर भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। टाइम लिमिट, एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। नंबर 1, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. तो क्या ये वही बात नहीं है जो ये लिखी हुई है? क्लियर? दूसरी बात, ऑफर में भी, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड at any time before the communication of acceptance is complete as against the but not afterwards. ये वाली बात एक्सेप्टेंस वाली, क्या बात क्लियर हुई सबको? देख लो एक दफा, पढ़ लो, समझ आ गई है
कि ऑफर रिवोक हो सकती है इस डेट से पहले पहले, उसके बाद नहीं। एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है इस डेट से पहले पहले, उसके बाद नहीं। क्लियर सबको? पढ़ो एग्जाम्पल 33 फिर सॉल्व करो इसको। ना समझ आए तो इस बात पे मत जाइएगा कि साथ वाला नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं। शर्म मत कीजिएगा। हाँ जी समझ आ गई सबको? पीछे से भी बेटियों को क्लियर? लो जी आगे एक छोटी सी बात और करते हैं, उसके बाद कंक्लूड करूंगा। थोड़ा सा पजल करने लगा हूं। देखो पजल नहीं करना, इनफैक्ट आसान सी बात समझानी है। मुझे सिर्फ ये बताओ ऑफर जो थी उसकी कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या था? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन, भाई अगले को पता चल जाए, इल्हाम नहीं होना तुम ऑफर की है, वही किसी को नहीं आती आज के जमाने में। क्लियर? लेकिन एक्सेप्टेंस को दो हिस्सों में इसलिए तोड़ा क्योंकि रेवोकेशन को लिंक करना था। तो मैं अगर कहूं रेवोकेशन का प्रिंसिपल क्या हुआ, फिर कब रिवोकेशन कंप्लीट समझी जाएगी? तो वही बेसिक प्रिंसिपल ना, जब अगले बंदे के नॉलेज में आ जाए बात। देखो मैं रिवोक करके बैठा हुआ हूं लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो अगले को कैसे पता लगना है मुझे ऑफर नहीं एक्सेप्ट की मैं, या मैं अपनी ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं। सपोज इसी केस में बिलावल अपनी ऑफर विड्रॉ कर ले, लेटर लिखे और अपने पास ही रख ले, रेवोकेशन लेटर लिखे या सोच ले कि मैंने रिवोक करनी है, अपने पास ही रख ले, उसको कोई फायदा है? भाई जब तक अगले को बताएगा नहीं सामने वाली पार्टी को कि जनाब मैं इस ऑफर को रिवोक कर रहा हूं। अब उसका हो सकता है बेस्ट तरीका क्या इस्तेमाल करे कि लेटर पहुंचने से पहले एक कॉल कर दे। रेवोकेशन मॉडल तेज यूज करोगे ना, अगर लेटर ही भेजोगे तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले तुम्हारा रेवोकेशन बाद में पहुंचना है, पहले उसका एक्सेप्टेंस लेटर निकल आया होना बाहर। क्या मेरी बात समझ आई? अब मैं एक छोटा सा केस आप लोगों को देने लगा हूं। ज्यूम करें इसने ऑफर लेटर लिखा 1 तारीख को, 5 तारीख को पहुंच गया और 7 तारीख को उसने लेटर, यही सिनेरियो है। इसने सोचा 2 तारीख को कि यार गलत ऑफर कर दिया है, कम प्राइस ऑफर कर दिया है, मैं रिवोक कर देता हूं ऑफर। इसने 2 तारीख को एक और लेटर लिखा और वो लेटर पहुंचा, या 3 तारीख को एक और लेटर लिखा और वो लेटर पहुंचा से 8 तारीख को। तो अब बताइए क्या ये रेवोकेशन हो गई? सबको समझ आइए मेरी बात? मैंने सवाल क्या पूछा है? मैंने कहा मेरा 3 तारीख को मैंने रेवोकेशन का लेटर लिखा है और वो लेटर शेख रशीद के पास 8 तारीख को पहुंचा है। क्या उस रेवोकेशन की कोई लीगल हैसियत है, लीगल वैल्यू? नहीं, क्योंकि वो लेटर यहां पहुंच रहा है, उससे पहले पहले वो स्टेज आ चुकी है जिसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। सो वो लेटर इसके नॉलेज में बिफोर 7th आ जाना चाहिए था। क्या ये बात समझ आई सबको? बेटियों को भी क्लियर? सो रेवोकेशन का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया ना, कि भाई लेटर तो उसने 3 तारीख को लिखा है लेकिन इसके नॉलेज में कब आया? 8 तारीख को, इसीलिए आप उसे वैलिड नहीं मान रहे। समझ आ गई? तो ऑफर का बेसिक प्रिंसिपल वही है कि सामने वाली पार्टी को इल्हाम नहीं होना, तो रेवोकेशन का भी यही प्रिंसिपल है कि सामने वाली पार्टी को इल्हाम नहीं होना, आप जाके पहुंचाएं उस तक, उसके नॉलेज में ये बात लेकर आए। सो अगर ऐसी बात है तो जरा अब एक आखिरी बात, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। रेवोकेशन कंप्लीट समझी जाएगी एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, जो रिवोक कर रहा है उसके अगेंस्ट, when it is put in the course of transmission, so as to be out of the power of the person who makes it। यानी इसने रिवोक किया है, इसके करीब इसके लिए रेवोकेशन हो गई किस तारीख को? 3 तारीख को। एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made, जिसके लिए की गई है, when it comes to his। लेकिन शेख रशीद के लिए कब हुई? जब उसके नॉलेज में 8 तारीख को ये पहुंची। तो वही प्रिंसिपल हुआ ना फिर कि रेवोकेशन कब एक्सेप्टेबल है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन। बात को मुश्किल करके समझाया लेकिन बात तो यही है ना। क्लियर? एग्जाम्पल 34 पढ़िए, देखें समझ आती है, अगर आती है तो बस कंक्लूड करते हैं क्लास।
जी समझ आई है या नहीं आई? A contract was made on 11 October when Bilal accepted the offer. टाइमलाइन देखो सिर्फ, टाइमलाइन के साथ कंक्लूड होगा. यहाँ पे बना लेते हैं, बल्कि नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा, एक मिनट ठहरिए, हम यहाँ पे डेट डाल लेते हैं. कहते हैं तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन 1 अक्टूबर टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान. तो हम इसको अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डेट चेंज कर लें, क्या है जी 1 अक्टूबर. लो जी इसने लेटर लिखा, इसकी बिलावल की जगह शक्ल को छोड़ देना ना, तलाल है. टू सेल गुड बिलाल रिसीव द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर. लो जी इसको कब मिली है? 11 अक्टूबर को. ये लो जी मैं चेंज कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग डेट 11 अक्टूबर. कहते हैं जी एंड गेव इज एक्सेप्टेंस. मतलब हम अज्यूम करते हैं फिर 11 तारीख को ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी और तो कोई समझ नहीं आई, तो एक्सेप्टेंस लेटर भी 11 अक्टूबर का ही है. ठीक है जी, आगे चलिए. तलाल रोट अ लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर. तलाल को बाद में होश आई और उसने अपनी ऑफर रिवोक करनी चाहिए. द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर. 11 को वो लेटर बॉक्स में डल चुका है, 20 को वो आ रहा है लेटर रेवोकेशन का. तो क्या वो एक्सेप्टेबल रेवोकेशन है? वो तो रेवोकेशन एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि उसी डेट के वो आगे चले तो कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट. सो वो कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड ऑन 11. अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहना चाहिए वैसे. The revocation was of no effect until it reached Bilal. A contract was made on 11 October when Bilal accepted the offer. 11 को ही accept नहीं. Just a minute. नहीं 11 को तो बिलाल ने रिसीव की ना ऑफर और एक्सेप्टेंस दे दी. ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना ना. कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली स्टेज पे बनेगा जब वो पहुंच जाएगा. थोड़ी सी जल्दी बात लिख दी है, उसे कहना चाहिए था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है अगेंस्ट द प्रपोजर ऑन 11 अक्टूबर. ये लाइन बेशक चेंज हो सकती है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना. बेचारा माफ कर दो, एग्जांपल है, गलती हो जाती है. आई कैप की एग्जांपल है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जाए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे लिख दो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजर एज ऑन 11 अक्टूबर. दैट्स व्हाई रेवोकेशन कैन नॉट बी वैलिड. दिस रेवोकेशन वुड नॉट बी वैलिड. ठीक है जी, क्लियर. इसके साथ ही इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह. कल मुलाकात होती है. अल्लाह ताला सबको समझ फरमाए. और प्लीज प्लेलिस्ट से, जैसा मैंने कहा, प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी, एक एक लेक्चर करके लेना शुरू कर दें.